बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि हम चैप्टर 21 को कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट आर आइसोटोप्स, व्हाट डू दे हैव इन कॉमन एंड व्हाट आर देयर डिफरेंसेस। डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आइसोटोप्स और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज से लिंक्ड है। किसी भी एलिमेंट के वो न्यूक्लियाई जिनका चार्ज नंबर सेम हो बट मास नंबर डिफरेंट हो, वो उसके आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसका मतलब ये है कि किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होता है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है और न्यूट्रॉन के ही डिफरेंस पर बेस्ड करते हैं आइसोटोप्स। अगर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देखें तो इसके 3 आइसोटोप्स प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम कुछ इस तरह से हैं। इनमें चार्ज नंबर सबका 1 1 और 1 है, लेकिन मास नंबर 1 2 एंड 3 है। मास नंबर डिफरेंट होने की रीजन आप देख रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हो जाती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है और केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट होती हैं और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनमें से प्रोटियम और ड्यूट्रियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो इन दोनों के केमिकल रिएक्शन से बनता है H2O। यानी दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो केमिकल रिएक्शन सेम है और आपको दोनों सिचुएशंस में H2O ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें तो इन तीनों के मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इन तीनों की डेंसिटी एक दूसरे से डिफरेंट है और तीनों का स्टेबिलिटी फैक्टर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। इनमें प्रोटियम और ड्यूट्रियम दोनों स्टेबल हैं, लेकिन ट्रीटियम एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है। इसका मतलब कि आइसोटोप्स में जो सेम चीजें हैं वो ये कि इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं। और अगर हम डिफरेंसेस को लिखेंगे तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें डिफरेंट होते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो सबसे पहले आपने आइसोटोप की स्टेटमेंट बतानी है। तो आप आइसोटोप की स्टेटमेंट में लिखेंगे न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट which have same charge number Z but different mass number A। और इन डिफरेंट चीज़ों की बेसिस पर हमने अभी एग्जाम्पल डिस्कस की कि हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स थे वो ये थे 1H1 ये प्रोटियम है, 1H2 ये ड्यूट्रियम है और थर्ड वन था ट्रीटियम जो कि था 1H3। इन सब में जो चीज़ कॉमन है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और दूसरी चीज जो कॉमन थी वो थी केमिकल प्रॉपर्टीज। और अगर आप डिफरेंसेस लिखेंगे तो इन तीनों में जो चीज डिफरेंट है दैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज।
सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है व्हाई आर हेवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। इससे पहले कि हम इसको सॉल्व करें, आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई न्यूक्लियाई स्टेबल है या अनस्टेबल है? इसकी रीजन ये है कि न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होती हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, और जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जिसका मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जैसे जैसे ये नंबर इंक्रीज होता जाता है तो न्यूक्लियस के अंदर एक अनस्टेबिलिटी का फैक्टर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब बहुत ज्यादा न्यूक्लियॉन नंबर होगा तो प्रोटॉन के पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स अमंग द न्यूक्लियॉन्स इफेक्टिव होना स्टार्ट हो जाएगी, और यहाँ पर आपका न्यूक्लियाई अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हेवी न्यूक्लियाई के अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का इम्पैक्ट वीक होना शुरू हो जाता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस का इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हायर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो डियर स्टूडेंट, आपका हेवी न्यूक्लियाई क्यों अनस्टेबल होता है? इसकी रीजन लिखने से पहले तो आप ये बताएं कि कौन से नंबर से अनस्टेबिलिटी का फैक्टर स्टार्ट होता है। हेवी न्यूक्लियाई is unstable and instability starts when A is greater than 82। जब आप पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को देखें तो वो एलिमेंट्स जिनका मास नंबर 82 से ग्रेटर है वो रेडियो एक्टिविटी के प्रोसेस को जनरेट करते हैं और वो अनस्टेबल हो जाते हैं। इसकी रीजन क्या होगी? रीजन में आप लिखेंगे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर force between two nuclei falls off rapidly, hence electrostatic repulsive force becomes greater than strong nuclear force। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक रिपल्सिव फोर्स है इस केस में वो स्ट्रांग हो जाएगी, सो न्यूक्लियस स्प्लिट होना स्टार्ट हो जाएगा और यहीं से अल्फा, बीटा और गैमा डिके का प्रोसेस स्टार्ट लेता है। अब चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ अ न्यूक्लियस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1 year, डज दिस मीन दैट इट विल बी कंप्लीटली डिकेड आफ्टर 2 years?
डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन हाफ लाइफ से रिलेटेड है और आप जानते हैं कि हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ अमाउंट डिके कर देता है और हाफ अमाउंट उसके पास रिमेनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास थे 100 रुपीज और आप इन रुपीस की सपोज करें कि हाफ लाइफ 1 आवर इमेजिन करते हैं, तो 1 आवर के बाद 100 में से 50 रुपीज आप खर्च कर देंगे, जिन्हें आप इस लैंग्वेज में, न्यूक्लियस की लैंग्वेज में कहेंगे कि आपने 50 रुपीज डिके कर दिए। आपके पास बच कितने गए होंगे? आपके पास 50 रुपीज रिमेनिंग अमाउंट होगी। अब मजीद 1 आवर गुजरेगा तो 50 में से 25 रुपीज आपने खर्च कर दिए, जिसका मतलब डिके हो गए, और अनडिकेड रुपीज हो गए 25। ये अभी आपने 2 हाफ लाइफ्स गुजारी हैं, तो क्या ये कंप्लीटली खत्म हो गए? नहीं, अभी भी रिमेनिंग अमाउंट आपके हाथ में है, और यही रिमेनिंग अमाउंट अगर मजीद एक और आप हाफ लाइफ यानी 1 आवर गुजारें तो 25 में से हाफ स्पेंड हो जाएंगे और हाफ आपके पास फिर फर्दर रिमेनिंग होंगे। इसका मतलब कि कोई भी एलिमेंट अगर उसकी 2 हाफ लाइफ यानी अगर उसकी हाफ लाइफ 1 ईयर है तो 2 इयर्स का मतलब है 2 हाफ लाइफ्स। तो उसकी अगर 2 हाफ लाइफ्स गुजरें तो क्या वो एलिमेंट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा? तो इसका पहला आंसर तो है नो। दूसरा, अगर आप इक्वेशन अगर आपको याद हो, n इज इक्वल टू n नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लेमडा t, इस इक्वेशन में n आपके पास रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं। अगर हम ये कहें कि n 0 है तो इसका मतलब t की वैल्यू इन्फिनिटी में चली जाएगी, यानी रिमेनिंग एलिमेंट्स को यानी अनडिकेड एलिमेंट्स को 0 बनाने के लिए आपको टाइम इन्फिनिट लेना पड़ेगा, यानी बहुत बहुत ज्यादा हाफ लाइफ्स गुजारने के बाद ये पॉसिबल है कि उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई भी फ्रैक्शन बचा हुआ ना हो। सो ये पॉसिबल नहीं है। सो आपने इसमें इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना है। सो मैथमेटिकली स्टार्ट करने के लिए हम अपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट का कोई ओरिजिनल नंबर सेलेक्ट करेंगे और फर्स्ट हाफ लाइफ 1 ईयर, फिर सेकेंड हाफ लाइफ 2 इयर्स गुजारेंगे और देखेंगे कि कितना फ्रैक्शन उसका यूज हो गया यानी डिके हो गया और कितना अनडिकेड है। सो अब इसको हम आंसर की फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो पहले तो आप लिखेंगे नो, इट विल नॉट डिके completely. अब आप इसकी रीजन लिखेंगे। रीजन में हम सपोज करते हैं कि हमारे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इसमें हैं n0, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इक्वल्स टू n0, number of undecayed nuclei after 1 year। कितने हो जाएंगे? 1 ईयर के बाद आपके पास जो अमाउंट बचेगी वो अभी आपने देखा कि हाफ डिके हो गए, हाफ बच गए। Number of undecayed nuclei after 2 years। 1 ईयर के बाद आपके पास ये फ्रैक्शन रिमेनिंग था। जब एक और हाफ लाइफ गुजरी यानी 2 इयर्स गुजर गए तो इसका फर्दर क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, यानी n0/2 का भी आप क्या कर देंगे? हाफ। तो ये बनेगा n0/4। सो अनडिकेड फ्रैक्शन
क्या बचा आपके पास? वो है 1/4 ऑफ n0। अगर आप 1/4 n0 को परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो ये बनेगा 25%। अगर अनडिकेड 25% है तो इसका मतलब डिकेड जो एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे? 75%। वो होगा 3/4 n0 which is 75%। अगर आप n0 में से n0/4 यानी ये ओरिजिनल अमाउंट थी, ये वो थे जो बच गए थे, अगर आप ओरिजिनल अमाउंट में से अनडिकेड को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास 3/4 n0 आएगा, जिसका मतलब कि ये फ्रैक्शन डिके हो गया और ये फ्रैक्शन रिमेनिंग फ्रैक्शन है, जिसका मतलब है 25% अनडिकेड हैं और 75% एलिमेंट डिके हो गया। सो डियर स्टूडेंट, ये तो था आपका थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं और फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ रेडियोएक्टिव सैंपल डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइव्स हैव elapsed। क्वेश्चन अगेन आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था बिल्कुल उस जैसा ही है। वहां हमें हाफ लाइफ 1 ईयर दी गई थी और 2 ईयर्स के बारे में पूछा गया था। सेम यहाँ पर भी वो आपसे यही पूछ रहा है कि 2 हाफ लाइफ्स अगर गुजरें तो क्या फ्रैक्शन होगा जो डिके हो जाएगा और ऑब्वियसली क्या फ्रैक्शन होगा जो अनडिकेड फॉर्म में बचेगा। अगेन हम उसी चीज को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। सपोज ये आपके पास 100% रेडियोएक्टिव एलिमेंट है स्टार्टिंग टाइम पर। एक हाफ लाइफ गुजरने के बाद 50% डिके हो गया, 50% अनडिकेड बच गया। अब एक और हाफ लाइफ गुजरी तो इस बचे हुए पोर्शन का 50% डिके हुआ, 50% बचा, लेकिन ओवरऑल पूरे में से 75% डिके हो गया है और 25% आपके पास रिमेनिंग अनडिकेड एलिमेंट है। सो जब 2 हाफ लाइफ्स गुजरती हैं तो 3/4 फ्रैक्शन या 75% चीज डिके हो जाती है और 1/4 फ्रैक्शन या 25% एलिमेंट का पोर्शन अनडिकेड होता है। सो डियर स्टूडेंट, उसने आपसे पूछा कि व्हाट फ्रैक्शन, तो आप लिखेंगे 3/4 फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट will decay after कितनी हाफ लाइफ्स हैं? 2 हाफ लाइफ्स। इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो एक्सप्लेनेशन में आपको मैथमेटिकली यही चीज प्रूव करनी पड़ेगी और सेम वही स्टेप्स हम फॉलो करेंगे जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे कि हम इस रेडियोएक्टिव एलिमेंट का ओरिजिनल नंबर n0 अज्यूम कर लेते हैं। That number of radioactive element is n0 और after first half life number of undecayed element क्या हो जाएगा? इसका हाफ डिके हो जाएगा और हाफ ही रिमेनिंग होगा।
आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ number of undecayed element is half of this. इसका जब आप हाफ करेंगे तो 1/2 of n/2 यानी हाफ ऑफ दिस, तो ये बन जाएगा n0/4, जिसका मतलब है दैट इज 1/4 क्या होगा 25% ऑफ n0, यानी ओरिजिनल का 25% अनडिकेड है, यानी जो आपके पास बच गया है। उसने आपसे पूछा कि कितना उसका फ्रैक्शन डिके हो जाएगा। ये अगर अनडिकेड है 25%, तो फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एलिमेंट टोटल कितना था 100%, उसमें से जो आपके पास रिमेनिंग है वो है 25%। तो आप टोटल में से जो आपके पास रिमेनिंग है उसे सब्ट्रैक्ट करें तो आपका जो डिके हुआ परसेंटेज है वो है 75%। सो डियर स्टूडेंट, उस 100% में से 75% डिके हो जाएगा आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स और 25% अनडिकेड होगा। ये तो था आपका 4th शॉर्ट क्वेश्चन, और अब देखते हैं 5th शॉर्ट क्वेश्चन क्या है। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 10 to power 3 years. Since the earth is about 5 billion years old, how can you explain why we still can find this element in nature? डियर स्टूडेंट, अगेन ये क्वेश्चन हाफ लाइफ से ही रिलेटेड है और आपसे ये पूछा गया है कि अगर अर्थ को बने हुए 5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं तो रेडियम जिसकी हाफ लाइफ है 1600 ईयर्स, तो ये एलिमेंट स्टिल हमारी नेचर में अर्थ में मौजूद है, ये अब तक कंप्लीटली खत्म क्यों नहीं हुआ? डियर स्टूडेंट, अभी हमने प्रीवियसली एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था एक इक्वेशन को, दैट वाज n is equal to n0 exponential minus lambda t. According to this equation, n0 आपके पास है ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम और n है अनडिकेड नंबर ऑफ एटम्स। अगर आप ये चाहते हैं कि n की वैल्यू यानी अनडिकेड कोई भी ना एलिमेंट हो, n की वैल्यू 0 हो, तो n की वैल्यू 0 तभी होगी जब इसमें t विच इज द टाइम का फैक्टर अगर इन्फिनिट होगा। सो अगर आप किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कंप्लीट डिके चाहते हैं तो किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कंप्लीट डिके के लिए टाइम का फैक्टर इन्फिनिट होना चाहिए, और ऑब्वियसली इन्फिनिट टाइम का फैक्टर पॉसिबल नहीं है। और आपके पास अगर अर्थ का टाइम 5 बिलियन ईयर्स दिया गया है तो ये एक कैलकुलेटेड टाइम है, ये एक इन्फिनिट टाइम नहीं है। सो इसके कंप्लीट डिके के लिए हमें इन्फिनिट टाइम चाहिए जो कि ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं। सो इसका फिर कंप्लीट डिके होना भी पॉसिबल नहीं है। सो इसीलिए ये हमें नेचर में मिलता रहेगा, क्योंकि एक हाफ लाइफ गुजरेगी तो हाफ फ्रैक्शन बचेगा, फिर एक और हाफ लाइफ गुजरेगी तो उस हाफ का मजीद हाफ हो जाएगा, फिर हाफ लाइफ गुजरेगी फर्दर हाफ हो जाएगा, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा टिल इन्फिनिट टाइम। सो इसके आंसर में जस्ट आपने एक्सप्लेनेशन के ही थ्रू बताना है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन n is equal to n0 exponential minus lambda t, इसमें n0 क्या है आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम है, और n आपके पास है अनडिकेड। आप एटम भी लिख सकते हैं, एलिमेंट भी लिख सकते हैं।
इसमें अगर आप ये चाहते हैं कि n आपका 0 हो जाए, यानी कोई भी अनडिकेड ना बचे, तो आपके पास t क्या हो जाएगा? इन्फिनिट, which is not possible. सो डियर स्टूडेंट, ये तो थे आपके फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन। मज़ीद आने वाले लेक्चर में रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।